इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो महत्वपूर्ण सेक्शन हो सकते हैं, बेसिक अगर हम बात करें, बहुत ही बेसिक, तो वो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक्ट कब लागू हुआ था, कब ये केम इनटू इफेक्ट हुआ, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट क्या हुआ था, लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 1 सितंबर ये आपको याद होना चाहिए। ओके, अब आते हैं जो मेन डेफिनेशन दी गई हैं, क्लैरिफिकेशन जो किया गया है अलग अलग सेक्शन में, वो हम जानते हैं। सब सेक्शन में, मेनली सेक्शन तो सभी का 2 ही है। तो सेक्शन 2 में ये इतने, पहले तो आप ध्यान दीजिए कि सेक्शन 2 में ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर बताए गए हैं, इन टॉपिक को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। कौन कौन से टॉपिक हैं ये? ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया, वॉइड एग्रीमेंट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी सेक्शन 2 में डिफाइन किए गए हैं। अब उनके सब सेक्शन हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन ए है, बी है, डी है, ई है, जी है, एच और आई है। आइए जानते हैं इन सब सेक्शन में क्या क्या कहा गया है। तो बार बार मैं 2 नहीं बोलूँगा, मैं सब सेक्शन वर्ड का यूज करूँगा। तो सब सेक्शन ए में ऑफ़र के बारे में डिफाइन किया गया है। ऑफ़र के बदले में हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्रपोजल। क्या? प्रपोजल। देखो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, पहले प्रपोज करेगा। कॉन्ट्रैक्ट से पहले की स्थिति है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले की स्थिति है। कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में आएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से पहले बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड की शुरुआत कहाँ से होगी? ऑफ़र से होगी। कहाँ से होगी? ऑफ़र से। कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में बनेगा ना, पहले ऑफर। तो पहले तो ऑफ़र ही बनेगा ना कॉन्ट्रैक्ट से पहले। तो सबसे पहले जानते हैं ऑफ़र के बारे में। तो ऑफ़र, वन पर्सन अनदर को जब ऑफ़र करेगा तो उस ऑफ़र में फिर यहाँ पर विलिंगनेस हमें देखने को मिलनी चाहिए। और यदि वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर दिया गया है उस पर्सन के द्वारा, अनदर पर्सन के द्वारा, वो ऑफ़र यदि एक्सेप्ट कर दिया गया है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? प्रॉमिस की डेफिनेशन हो जाएगी कि ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि एसेंट होनी ज़रूरी है। क्या होनी ज़रूरी है? एसेंट, यानी कि सहमति होनी ज़रूरी है। यहाँ पर समझना ज़रूरी है आपको। जिसको प्रपोजल किया गया है, टू होम द प्रपोजल इज मेड, उसकी असेंट मिलनी जरूरी है। देन वो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेड कहलाएगा। तो ये सबसेक्शन किसमें बताया गया? बी में। बी ए करके याद रखना, ए ओ बी ए। ओके, आगे डी की बात करते हैं। डी में डी सी। डी सी देखो, सी डी एंड डी सी जैसे भी याद करना चाहो। ये ए बी हो गया, ये ए ओ हो गया, और ये सी डी। सी डी में देखिए, सी डी सबसेक्शन डी में कंसिडरेशन के बारे में बताया गया है। कंसिडरेशन, मनी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऑफ़र किया गया हो वो कंसिडरेशन के साथ किया जाना चाहिए। और यदि उस ऑफ़र में कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि उसमें कंसिडरेशन हो। ओके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट किस सबसेक्शन में दिखाया गया है? ई में डिफाइन किया गया है। ए ई करके या ई ए करके भी आप इसको याद कर सकते हो। अब जानना जरूरी है कि एग्रीमेंट के 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं। 2 एलिमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट। तो 2 एलिमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट क्या होंगे? एक तो होगा ऑफर और दूसरा होगा एक्सेप्टेंस। ये दोनों का होना जरूरी है। अगर ये 2 नहीं रहे, ये 2 नहीं होंगे, तो ऑफ़र का होना ज़रूरी है और फिर साथ साथ क्या होना ज़रूरी है? एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है, तभी वो एग्रीमेंट बन पाएगा। ध्यान देना। ओके, क्लियर हो रहा है? तो एग्रीमेंट के 2 जो एलिमेंट हैं उनके नाम बताइए। 2 एलिमेंट्स, एक तो ऑफ़र और दूसरा एक्सेप्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी। जीवी की बात हो रही है। जी वी की, सबसेक्शन जी है वी। वी वॉइड एग्रीमेंट की बात हो रही है। जी वी ए की बात हो रही है।
GVA की बात दे रही है, GVA वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता, उसे हम एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। ओके, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू वॉइड। ओके, और यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है, और यदि वो एग्रीमेंट, याद रखना एग्रीमेंट से अगला हम जो स्टेप आए वॉइड एग्रीमेंट में आए, एग्रीमेंट के बाद वॉइड एग्रीमेंट अगला स्टेप, और यदि इसमें नॉट इन्फोर्सेबल आ गया, एग्रीमेंट में नॉट इन्फोर्सेबल आया तो क्या बन गया? वॉइड एग्रीमेंट। और यदि एग्रीमेंट में हम एनफोर्सेबल लगा दें, एग्रीमेंट के बाद एनफोर्सेबल लगा दें, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब सेक्शन H में बताया गया है। तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई। ओके, तो अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर नॉट एनफोर्सेबल है तो वो क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, GVA HC। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं HC करके। ओके, बाकी सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पर दो बड़े एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपके लिए जानना जरूरी है, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? क्या हर एग्रीमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? आंसर क्या होगा? नो 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 नो, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए। एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू ए लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एनफोर्सेबिलिटी होनी जरूरी है। अगर एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी एग्रीमेंट में तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। ओके, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे एक और बेसिक से बेसिक बात, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में एक दो बात आपके लिए ज़रूरी है जानना। पहला जो ये कि एग्रीमेंट को डिफ़ाइन किया गया है, एग्रीमेंट को डिफ़ाइन किया गया है सब सेक्शन ई में, और कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन किया गया सब सेक्शन एच में। और ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन जरूरी नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन का होना ज़रूरी है। ओके, और एक और चीज़, एग्रीमेंट का जो स्कोप होता है वो काफ़ी वाइड होता है। एग्रीमेंट का स्कोप क्या होता है? वाइड होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप जो है वो नैरो है। क्या है? नैरो है। क्या एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, इन राइटिंग में होना चाहिए? नो नो नो, नॉट नेसेसरी। एग्रीमेंट के लिए ये राइटिंग वाला जो क्राइटेरिया है वो नेसेसरली नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली जो होते हैं वो रिटन होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था जानना। अब हम पढ़ते हैं आगे हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में बताया गया है एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 10 में बताया गया है। सेक्शन 10 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। इसमें मेनली जो है 6 एलिमेंट्स बताए गए हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए जानना जरूरी है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। वो क्या होता है? वॉइड होता है। क्या होता है बच्चों? वॉइड होता है। ओके, तो अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन होते हैं। सबसे पहले तो ये आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि वैलिड एग्रीमेंट के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट का होना जरूरी है। और दूसरा कंसेंट का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट। वो भी ध्यान देना, फ्री कंसेंट, धमकी से नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टनर्स,
जिसके साथ कॉन्टैक्ट किया गया है वो जो पार्टनर है वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। अब ये जो कॉम्पिटेंसी है इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। सेक्शन 11 में इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बताया गया है, ये डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 11 ये 3 क्राइटेरिया देता है कॉम्पिटेंट की, जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो। 3 चीज़ें, पहले तो वो व्यक्ति सच जो पर्सन है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, शुड बी इन साउंड माइंड, और डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए बाय लॉ के द्वारा, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा, और उसकी जो एज होनी चाहिए वो मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि 18 प्लस होनी चाहिए। तो ये सेक्शन 11 में बताया गया है कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम थे एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्टैक्ट में। सबसे पहले हमने जाना एग्रीमेंट के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वैलिड कॉन्टैक्ट का वो एग्रीमेंट होता है, जो कि कौन से सब सेक्शन में डिफाइन किया गया है, ई में। किसमें? ई में, सेक्शन 2 के। ओके, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। ये सेक्शन 14 में बताया गया है। किसमें बताया गया? सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट के बारे में बताया गया है। कंसेंट जो है वो तब फ्री कहलाएगी जब ये 5 चीज़ें ना हो। कौन सी चीज़ें? कोर्सन नहीं होनी चाहिए, कोई धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो वो फ्री कंसेंट कहलाएगा, फ्री कंसेंट कहलाएगा। और वैलिड कॉन्टैक्ट के लिए एग्रीमेंट भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ लिया, और कंपिटेंट भी होना चाहिए। कंपिटेंट के बारे में अभी हमने पढ़ा था। कौन सी सेक्शन में है कंपिटेंट के बारे में? सेक्शन 11 में बताया गया है। कौन से सेक्शन में? 11 में। जबकि फ्री कंसेंट के बारे में कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 14 में। ओके, फिर उसके अलावा ये 3 तो हो गए एलिमेंट्स। इसके अलावा और भी यहाँ पर एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि लॉफुल कंसिडरेशन। याद रखना, कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन तो कोई कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है। तो कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए, तो लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, गलत तरीके से कोई पैसे की बात नहीं होनी चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये भी एक क्या है? एलिमेंट्स है, लीगल ऑब्जेक्ट। और लास्ट में नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वॉइड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हमने बात करी थी कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट में एज ऑफ मेजॉरिटी। साउंड माइंड के बारे में देखिए, साउंड माइंड भी बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटेंट के लिए। ये कौन से सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया? 12 में, साउंड माइंड के बारे में। ओके, तो ये कुछ खास सेक्शन थे जो आपको पता होने चाहिए। एक और यहाँ पर सेक्शन की हम बात करेंगे इसी वीडियो में आज, वो है सेक्शन 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, लेकिन वो कंसिडरेशन कैसा होगा? लॉफुल होगा। क्या होगा? लॉफुल होगा। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पर हमने सेक्शन यहाँ पर पढ़े। ग्रेजुअली क्या होगा, हम इसके बाकी पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, और उसमें भी हम कुछ मेन इम्पोर्टेंट जो सेक्शन हो सकते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में जो भी आपको यदि अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।